अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 8, मुगल कालीन संगीत, साहित्य एवं चित्रकला, म्यूजिक, लिटरेचर एंड पेंटिंग, मुगल पीरियड। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जारीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? अकबर। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जारीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? अकबर। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस्समद, मंसूर और मीर सैयद अली के द्वारा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंबर 1, 2 और 3। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस्समद, मंसूर और मीर सैयद अली के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें देख लेंगे कौन चित्रकार थे, जहांगीर चित्रकार थे। अबुल हसन और अका रिजा, ये दोनों थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अबुल हसन और अका रिजा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? कालीघाट। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? कालीघाट। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? चित्रकला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? चित्रकला। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी, यानी युद्ध दृश्य, पशु दरबारी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, यह तीनों कथन ही सही है। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी, युद्ध दृश्य, पशु दरबारी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, यह तीनों कथन सत्य है। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? वीणा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? वीणा। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? महामंगा के। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? महामंगा के। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली ने। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली ने। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? गुलबदन बेगम। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? गुलबदन बेगम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देख लीजिए लेखक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके लिखे हुए पुस्तक के नाम दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे और उसके बाद सही आंसर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हसन निजामी, ताजुल माशिर, ख्वंद मीर, कानून ए हुमायूनी मोहम्मद कासिम ने लिखा था, आलमगीर नामा और भीमसेन ने लिखा है नुस्खा ए दिलकुशा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक के नाम और सूची 2 में उनके लिखे हुए पुस्तक के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। हसन निजामी ने ताजुल माशिर लिखा, ख्वंद मीर ने लिखा था कानून ए हुमायूनी, मोहम्मद कासिम आलमगीर नामा के लेखक हैं और भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उर्श की उपाधि प्रदान की गई?
मंसूर को जहांगीरकालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उन्स की उपाधि प्रदान की गई? मंसूर को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है देखेंगे? बाबर, तुझके, बाबरी या सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? बाबर, तुझके, बाबरी या सुमेलित है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे। सूची 1 में पुस्तक के नाम और सूची 2 में लेखक के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। आलमगीर नामा के लेखक है मिर्जा मोहम्मद काजिम। तबकाते अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन के लेखक है चंद्रभान ब्राह्मण। और इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक है मोतमिद खान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पुस्तक के नाम और सूची 2 में उनके लेखक के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। आलमगीर नामा के लेखक है मिर्जा मोहम्मद काजिम। तबकात अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन के लेखक है चंद्रभान ब्राह्मण। और इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक है मोतमिद खान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। नस्तालीक है एक प्रकार की फारसी लिपि को मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। नस्तालीक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे? राजा शामवत सिंह थे। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे? राजा शामवत सिंह। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? केशव दास ने। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? केशव दास ने। चैप्टर 9 मुगल साम्राज्य का विघटन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। चलिए एक एक करके हम लोग तीनों कथन को देखेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। यह सही नहीं है। औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, यह कथन सही है। औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया, यह कथन भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सत्य है या सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कथन 2 और 3 सत्य है। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण, यह कथन सही नहीं है। कथन 2 है औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, यह कथन सही है। कथन 3 है औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया, यह कथन भी सही है। कथन 2 और कथन 3 सही है यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। किसके शासन काल में हिजरों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 ईस्वी तक किसके शासनकाल में हिजरों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 ईस्वी तक। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर
गाजीउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया था? शाह आलम द्वितीय को निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया था? शाह आलम द्वितीय को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य नहीं है? वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यह कथन सत्य नहीं है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। यह कथन सत्य है। इब्राहिम जौक और अशद उल्लाह खान गाली उसकी कविता के शिक्षक थे। यह कथन भी सत्य है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। यह कथन भी सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य नहीं है? वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यह कथन सत्य नहीं है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। यह कथन सत्य है। इब्राहिम जौक और अशद उल्लाह खान गाली उसकी कविता के शिक्षक थे। यह कथन भी सत्य है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। यह कथन भी सत्य है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? शहादत खान। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? शहादत खान। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? निजामुल मुल्क ने। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौते कराने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? निजामुल मुल्क ने। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे और उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। बहादुर शाह, साहेब बेखबर, जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, फर्रुखशियार, घृणित कायर और मोहम्मद शाह रंगीला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। बहादुर शाह, साहेब बेखबर, जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, फर्रुखशियार, घृणित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? चिनकिलिच खान। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? चिनकिलिच खान। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध हैं हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खान। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खान। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहां बनवाई थी? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी में। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी नंबर 1, 2 और 3 और 4, यह चारों ही होंगे। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहां बनवाई थी? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में और वाराणसी में। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन डी। किस मुगल के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? फर्रुखशियार। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? फर्रुखशियार। मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे सूची 1 और सूची 2 का। हिंदुस्तानी दल, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। तुरानी दल, निजामुल मुल्क, चिनकिलिच खान। अफगानी दल, मोहम्मद खान बंगश और अली मोहम्मद खान। ईरानी दल, अमीर खान और जुल्फिकार खान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दल के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित नेताओं के नाम दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। हिंदुस्तानी दल, हुसैन अली और अब्दुल खान। तुरानी दल, निजामुल मुल्क, चिनकिलिच खान। अफगानी दल, मोहम्मद खान बंगश और अली मोहम्मद खान। और ईरानी दल, अमीर खान और जुल्फिकार खान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में। नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? 20 मार्च 1739 ईस्वी। नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? 20 मार्च 1739। करनाल के युद्ध में खाने दौरान
के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया? सआदत खान को। करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के बाद मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया? सआदत खान को। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 7 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 7 बार। चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे मराठों का उदय यानी राइज ऑफ मराठास। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1674 ईस्वी में। शिवाजी की राजधानी एवं गुरु कौन थे? रायगढ़ और रामदास। शिवाजी की राजधानी एवं गुरु कौन थे? रायगढ़ राजधानी थी और रामदास गुरु थे। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था? अफजल खान। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था? अफजल खान। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे? काशीराज पंडित। कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे? काशीराज पंडित। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात मुगलों के विरुद्ध युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? ताराबाई। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात मुगलों के विरुद्ध युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? ताराबाई ने। किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए थे? पुरंदर की संधि। किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए थे? पुरंदर की संधि। जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। छत्रपति संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? मराठा। छत्रपति संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? मराठा। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? उपयुक्त सभी। भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व और राजनीतिक जागृति, यह सभी सही है। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? उपयुक्त सभी। भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व और राजनीतिक जागृति। नाना फडणवीस का मूल नाम था? बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। छत्रपति शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? राजा जयसिंह को। छत्रपति शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? राजा जयसिंह को। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव द्वितीय। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव द्वितीय। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बालाजी विश्वनाथ। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बालाजी विश्वनाथ। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? शिवाजी ने। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? शिवाजी ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालबाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सालबाई की संधि द्वारा। शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेशमुखी वसूला जाता था? 1/10 की दर से। शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेशमुखी वसूला जाता था? 1/10 की दर से। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की? छापामार युद्ध नीति। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की? छापामार युद्ध नीति। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? चौथ। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? चौथ। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था?
रघुनाथ राव मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? रघुनाथ राव। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ था? मराठा और अफगान के मध्य। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ था? मराठा और अफगान के मध्य। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी? जयसिंह और शिवाजी के बीच। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी? जयसिंह और शिवाजी के बीच। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। चलिए सूची 1 को 2 से मिला लेते हैं। बरगीर अश्वारोही सैनिक, नायक, पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी, शेर नौबत पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी और कारकुन किले के गोदाम का अधिकारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। बरगीर अवरोही सैनिक को कहते हैं, नायक पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी होता है, शेर नौबत पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था और कारकुन किले के गोदाम का अधिकारी होता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न मराठा सैन्य अधिकारियों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए पहले हम लोग इसको व्यवस्थित कर लेंगे। सबसे पहले होगा पाइक, फिर नायक, फिर हवलदार, उसके बाद जुमलादार, फिर हजारी और उसके बाद सर-ए नौबत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न मराठा सैन्य अधिकारियों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सबसे पहले हो जाएगा पाइक, उसके बाद नायक, उसके बाद हवलदार, उसके बाद जुमलादार, उसके बाद हजारी और फिर सर-ए नौबत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए फिर से सूची 1 को सूची 2 से हम लोग मिला लेंगे। मजूमदार अमात्य वित्त मंत्री, वाकिया नवीश गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख, चिटनीस शाही पत्राचार का प्रमुख और दवीर सुमंत विदेश मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। मजूमदार अमात्य वित्त मंत्री, वाकिया नवीश गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख, चिटनीस शाही पत्राचार का प्रमुख, दवीर सुमंत विदेश मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 सिखों का उदय, राइज ऑफ सिख। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ या सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ या सही सुमेलित है? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? हेमकुंड। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? हेमकुंड। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? देख लेंगे ऊपर 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन से कथन सही है? पहला कथन है जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था, यह कथन सही है। दूसरों की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव एवं हरगोविंद को कैद में रखा था, यह कथन भी सही है। इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक था, यह कथन भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है या सही है? जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था, यह सही है। खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव एवं हरगोविंद को कैद में रखा था, यह कथन सही है। इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत और राजनीतिक था, यह कथन भी सही है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था।
निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? गुरु हरगोविंद के द्वारा। अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? गुरु हरगोविंद के द्वारा। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? गुरु रामदास। सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय है गुरु हरगोविंद सिंह को। सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय है गुरु हरगोविंद सिंह को। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम वेटिंग ने। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम वेटिंग ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से रोकी थी? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से रोकी थी? गुरु अर्जुन देव ने। महाराज रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। महाराजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? देखेंगे इनमें से किनको दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 4। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट से कीजिए। गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा बनाए गए सिख सैन्य दल के सदस्य कहलाते थे संत सैनिक। गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा बनाए गए सिख सैन्य दल के सदस्य कहलाते थे संत सैनिक। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर को। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर को। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह की। पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 22 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 22 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? गुरु हरगोविंद को। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? गुरु हरगोविंद ने। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास को। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास को। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरु अंगद ने। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरु अंगद ने। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? मियां मीर द्वारा। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? मियां मीर द्वारा। पाहुल प्रथा में क्या होता था? सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। पाहुल प्रथा में क्या होता था? सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है
रामानंद का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है रामानंद का। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? शंकराचार्य, फिर रामानुज और फिर चैतन्य। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? द्वैतवाद, माधवाचार्य या सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? द्वैतवाद, माधवाचार्य या सुमेलित है? प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। मीराबाई। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। मीराबाई। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रस खान ने। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रस खान ने। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? शंकर देव ने। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? शंकर देव ने। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में भक्ति संत और सूची 2 में उनके व्यवसाय दिए गए हैं। इनका हम लोग मिलान कर लेंगे। रामदेव, नामदेव दर्जी थे। कबीर जुलाहा थे। रविदास मोची, सेना नाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 भक्ति संत और सूची 2 व्यवसाय। नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टता द्वैतवाद से। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टता द्वैतवाद से। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तुकाराम। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तुकाराम। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को द्रविड़ वेद कहा जाता है? तेवाराम। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को द्रविड़ वेद कहा जाता है? तेवाराम। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपना संदेश के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। 15वीं और 16वीं शताब्दी के लोकप्रिय एकेश्वरवादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता थी? यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से थे तथा उन्होंने लोगों को जन भाषा में संबोधित किया। 15वीं और 16वीं शताब्दी के लोकप्रिय एकेश्वरवादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता थी? यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से थे तथा उन्होंने लोगों को जन भाषा में संबोधित किया। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन नहीं था। तुकाराम था, त्यागराज था और वल्लभाचार्य था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? साहित्य रत्न नहीं है, गीतावली है, कवितावली है और विनय पत्रिका है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? साहित्य रत्न नहीं है, गीतावली है, कवितावली है और विनय पत्रिका है। भक्त तुकाराम कौन से सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। भक्त तुकाराम कौन से सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। निम्न में से भक्ति संतों का सही तिथि कलमानुक्रम अनुक्रम चुनिए। कबीर, गुरु नानक,
चैतन्य और फिर मीराबाई। निम्न में से भक्ति संतों का सही तिथि कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और फिर मीराबाई। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ। चलिए इसमें से देख लेंगे कौन कौन से होंगे। गुरु नानक, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ। गुरु नानक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध थे? वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध थे? वैष्णव। मूलक दास एक संत कवि थे, करा कौशाम्बी के। मूलक दास एक संत कवि थे, करा कौशाम्बी के। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? रसखान, रसिक प्रिया, यह सुमेलित नहीं है। ध्रुवदास भगत नामावली, यह सुमेलित है। नावादास भक्तमाला, यह सुमेलित है। और उस्मान चित्रावली, यह भी सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? रसखान, रसिक प्रिया, यह सुमेलित नहीं है। ध्रुवदास भगत नामावली, यह सुमेलित है। नावादास भक्तमाला, यह भी सुमेलित है। उस्मान चित्रावली, यह भी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? नामदेव। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? नामदेव। निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादिरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया? शेख मोहम्मद अल हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर ने। निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादिरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया? शेख मोहम्मद अल हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिरी ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोधी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोधी। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? रामानंद। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? रामानंद। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? राजा साहू शिवाजी के पौत्र। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? राजा साहू शिवाजी के पौत्र। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सुहरावर्दी सिलसिला। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सुहरावर्दी सिलसिला। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया है? अमीर हसन को। निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया है? अमीर हसन को। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलबद्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? निजामुद्दीन औलिया। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? फरीउद्दीन गंज ए सकर। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? फरीउद्दीन जंग ए सकर। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी संप्रदाय। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, यह सुमेलित सही नहीं है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, यह सुमेलित है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, यह भी सुमेलित है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, यह भी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, यह सही सुमेलित नहीं है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, यह सही सुमेलित है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, यह भी सही सुमेलित है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, यह भी सही सुमेलित है। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 13 विविध मिसलेनियस। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, प्रयुक्त उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखेंगे इसमें से कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। निशात बाग लाहौर, यह सुमेलित है। शालीमार बाग कश्मीर, यह सुमेलित नहीं है। पिंजौर बाग पंजाब, यह भी सुमेलित नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शालीमार बाग कश्मीर सुमेलित नहीं है। पिंजौर बाग पंजाब सुमेलित नहीं है। निशात बाग लाहौर, यह सुमेलित है। इसलिए इसका आंसर होगा केवल 2 और 3, ऑप्शन बी। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउश मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम था ट्रेवर्नियर। मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउश मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम था ट्रेवर्नियर। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर। अता अली खान किसका नाम था? तानसेन का। अता अली खान किसका नाम था? तानसेन का। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया पारसियों से। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यत सरकार के समानार्थी नहीं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यत सरकार के समानार्थी नहीं। मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। पलाशी का युद्ध 1757 ईस्वी। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध 576 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को मिला लेंगे। पलाशी का युद्ध 1757 ईस्वी। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध 576 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तेरहवीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। मक्का की। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। मक्का की। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़ से। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़ से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए मिलान कर लेंगे सूची 1 को सूची 2 से। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, विलग्राम के युद्ध से हुमायूं संबंधित है। खुसरो का विद्रोह जहांगीर, खानवा का युद्ध बाबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, विलग्राम का युद्ध हुमायूं, खुसरो का विद्रोह जहांगीर, खानवा का युद्ध बाबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? जौहर प्रथा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? जौहर प्रथा। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए मिलान कर लेंगे सूची 1 का सूची 2 से। एक था दिल्ली के सुल्तान, जागीर, मुगल, अमरम, विजयनगर और मोकाशा का संबंध मराठे से था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। एक था दिल्ली के सुल्तान, जागीर, मुगल, अमरम, विजयनगर और मोकाशा मराठे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए इनको हम लोग अरेंज कर लेंगे। पहले चंगेज खान, फिर तैमूर, उसके बाद नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले होगा चंगेज खान, फिर तैमूर, फिर नादिर शाह और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।